गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। बेटा जल्दी से बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छी बात है। और आज देखो बेटा, आज हमारे पास चैप्टर है। अब हमारी देखो नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज खत्म हो गई है मेडिवल पीरियड में। अब हमारी साउथ इंडिया की डायनेस्टीज शुरू हो रही हैं। साउथ इंडिया में जो वंश हैं, राजवंश हैं, उनको शुरू कर रहे हैं। और ये हमारे पास सामने है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी बढ़िया होगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होगे। तबीयत, वो गला, बस गला खराब है बस, और कोई तबीयत की दिक्कत नहीं है, गला थोड़ा सा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा वो एटीएम वगैरह का जो शेड्यूल था, 3-4 दिन उसमें लग गए। पर कोई बात नहीं, अभी सब कुछ रेगुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया कंटेंट तुम्हें मिलने वाला है। और एक चीज और, तुम लोग मुझसे पूछो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि टीम को पीडीएफ को एक साथ बल्क में डालने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ी सी लोड ज्यादा हो गई थी, कई सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज आधे घंटे बाद देख लेना, तुम्हारा इंडस अब एक एक करके डाली जा रही है। गौरव हमारी टीम में है, तो उनको बोला है कि एक एक करके पीडीएफ डाल दें। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने 10 बेस्ट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहां डलवाए हैं। आधे घंटे में अपलोड हो जाएंगे, चेक कर लेना। और ऐसे ही एक एक दिन, अब जैसे अगले दिन कल अपना बुद्धिज्म का हो जाएगा, परसों जैनिज्म का हो जाएगा, उसके मौर्यास का हो गया। इस तरीके से एक एक दिन करके हफ्ते डेढ़ हफ्ते में सारी तुम्हारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी। हर दिन तुम चेक कर लेना, क्लास के बाद, हर दिन क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी एक पीडीएफ, ठीक है। और आज आधे घंटे बाद चेक कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो बेटा शुरू करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। चलो बेटा, थैंक यू सो मच सरोज, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर बच्चे। चलो देखो, सातवाहन डायनेस्टी। अगर तुमको क्लासेस में मजा आ रहा है तो साला इससे अच्छा अपने लिए क्या है, तुम सेटिस्फाइड होने चाहिए। देखो भाई, सातवाहन डायनेस्टी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया की सारी डायनेस्टीज कवर कर चुके हैं। अब साउथ इंडिया की 4-5 डायनेस्टीज हैं। इनमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं खुद मार्क करता हुआ चलूंगा। और उसी से रिलेटेड तुम्हें पीडीएफ भी मिलती जाएगी, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं पीडीएफ में उस क्वेश्चन को डाल दूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा ध्यान से देखो। थैंक यू धनंजय, थैंक यू। चलो बेटा देखो, सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन राजवंश। और सब ध्यान से देखो। अब कमेंट सेक्शन रोक दो, अब कमेंट सेक्शन रोक दो। कोई डाउट होगा तो लास्ट में ले लेंगे, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। देखो, सबसे पहले सातवाहन राजवंश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बेटा, ध्यान से देखो। बिल्कुल अश्विनी, जब ये साउथ इंडिया की डायनेस्टीज खत्म हो जाएंगी तो फिर हम दिल्ली सल्तनत वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, सातवाहन राजवंश का टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या है बच्चों, देखो यहां पर देखो, ये है अपना सातवाहन राजवंश का टाइम पीरियड। 60 बीसी से लेकर 225 एडी, 60 ईसा पूर्व से 225 ईसवी। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। तुम सबको याद होगा कि मौर्यन साम्राज्य जो है, मौर्यन एम्पायर, वो 321 बीसी में चालू हुआ था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली थी धनानंद को हराकर, ठीक है। और उसके बाद ये चला है 185 बीसी तक। जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ, बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, मैंने बताया था। और शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी। और फिर शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की जिसने, पुष्यमित्र शुंग ने, जैसा उसने किया वैसे ही उसके वंशज के साथ हुआ। तो 185 बीसी से लेकर 78 बीसी तक ये शुंग डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड रहा। यहां पे शुंगों ने शासन किया, यहां पर मौर्य ने किया,
और उसके बाद 78 से 23 बीसी यहां पर आ गया कण्व डायनेस्टी, कण्व कण्व डायनेस्टी। तो देखो 321 से 185 मौर्य, 185 से 78 शुंग और 78 से 23 बीसी कण्व। जब ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है ना भाई शुंग और कण्व का, यानी मौर्य एंपायर खत्म हो गया, शुंग और कण्व का जब शासन शुरू हुआ इसी टाइम पर साउथ इंडिया में, नॉर्थ में शुंग और कण्व है, नॉर्थ में शुंग और कण्व है, शुंग खत्म हुए कण्व चालू हुए, उसी टाइम पर साउथ इंडिया में चालू हुआ है सातवाहन। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, कैसे रिलेट करना है याद रखो। नॉर्थ इंडिया में शुंग वंश खत्म हुआ 78 बीसी में और कण्व वंश की स्थापना कर दी वासुमित्र ने, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये चल पड़ा है और उसके बाद यहां साउथ में जब वो चला है, साउथ में 60 बीसी से चल पड़ा है सातवाहन वंश। और इसकी राजधानी देखो बेटा, मैं राजधानी मार्क करूंगा अभी। राजधानी को एंशिएंट टाइम में बोला जाता था, एंशिएंट टाइम में बोला जाता था प्रतिष्ठान, आज इसे पैठन बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है प्रतिष्ठान, यानी आज के टाइम में पैठन। तो राजधानी शुरुआत में पैठन रही, यानी आज का पैठन उस वक्त का प्रतिष्ठान, और बाद में रही अमरावती, बाद में रही अमरावती। अयान बेटा मेडिवल ही चल रहा है, मेडिवल ही चल रहा है, मेडिवल ही चल रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी साउथ की डायनेस्टी है, साउथ की डायनेस्टी है, पर मेडिवल के शुरुआत में ये सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलती है हमें। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, देखो मेडिवल पीरियड हमने शुरू किया था, मेडिवल पीरियड में एक डायनेस्टी हमने ये एक्स्ट्रा शामिल कर ली, हालांकि ये मेडिवल है नहीं पर साउथ की डायनेस्टी है, ये छूट जाती अगर मेडिवल में हम लोग सीधे चले जाते तो। मेडिवल नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कर लिया, साउथ इंडिया के हिसाब से कर रहे हैं। जब सारी डायनेस्टीज कर रहे हैं तो भाई सातवाहन क्यों छोड़ दें, इंपॉर्टेंट है। यहां पे गौतमी पुत्र शतकर्णी एक राजा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं बिल्कुल। तो अर्ली मेडिवल के एंड में ये लोग खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको शामिल कर लिया कि अगर मेडिवल में ही घुसे रहे तो सातवाहन छूट जाएगा, तो सातवाहन को शामिल कर लिया। अब इसके बाद जो भी डायनेस्टीज होंगी वो प्योरली मेडिवल की होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा। तो अवधि हमें पता चल गई 60 ईसा पूर्व से 225, जब नॉर्थ में शुंग खत्म हुए और कण्व चालू हुए, तो साउथ में कण्व के पैरेलल ये चालू हो गए अपने सातवाहन राजवंश। इनकी राजधानी महाराष्ट्र के आज के पैठन में थी, उस जमाने में प्रतिष्ठान बोला जाता था, और कुछ टाइम बाद चेंज होकर अमरावती हो गई, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो सोर्सेज क्या हैं, मतलब कैसे पता चला हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, कौन से स्रोत हैं, कौन से सोर्सेज हैं। तो बेटा पुराणों से पता चला, पुराणों में इनके बारे में लिखा हुआ है। 18 पुराण है, तुमने नाम सुने होंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, नरसिंह पुराण, समझ रहे हो भाई, इस तरह के पुराण हैं। तो पुराणों से और चट्टानों पर जो शिलालेख लिखे हुए हैं वो सातवाहनों के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से शिलालेख, मैं इमेजेस भी लेके आया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा उन्हें देख के। गुड इवनिंग अंकुश, ध्यान से देखो बेटा। अब बात यह है, हमें यह पता चल गया कि टाइम पीरियड क्या है सातवाहनों का, कैपिटल्स क्या रही हैं, उसके बाद कहां से इनके बारे में पता चल रहा है, पुराण और कुछ चट्टानी शिलालेख है। शिलालेख का मतलब क्या होता है, जो शिलाओं पर लेख लिखे गए हैं, शिलाओं पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, शिलालेख यानी रॉक इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस। फिर देखो डेक्कन स्टेट, मतलब अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक क्या था, साउथ इंडिया में कोई ऐसा राजवंश नहीं आया था जिसने पूरे दक्कन को बांध के रखा हो, पूरे दक्कन पर, पूरे दक्षिण पर, पूरे दक्कन के पठार वाले इलाके पर, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले इलाके पर किसी ने कंट्रोल किया हो, ऐसा कोई राजवंश अभी तक तगड़ा आया नहीं था। यह आया है पहली बार, पहली बार दक्कन के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाले एक प्रमुख राज्य की स्थापना की गई है। यहां पर पहली बार दक्कन के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर किया जा रहा है एक राजवंश के द्वारा। इससे पहले कोई राजवंश नहीं आया जिसने साउथ में इतने बड़े एरिया को कवर किया हो। सातवाहन पहला राजवंश है, ठीक है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये इनका टेरिटरी बताया हुआ है कि भाई कितने क्षेत्र में फैले हुए थे, तो मैं इनको मार्क कर देता हूं, जैसे यहां पर लिखे हुए हैं उसी तरीके से मार्क कर देता हूं। ध्यान से देखो, कमेंट सेक्शन पे मेरी नजर है तुम्हारी, ठीक है, कमेंट सेक्शन सामने खुला हुआ है, मेरी नजर है,
तो कोई भी इधर उधर की बातें मत करना, काम की चीज हो तो ही टाइप करना, टाइम वेस्ट होगा वरना। अब देखो बेटा, इट मेजरली कंप्राइज्ड प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। द अर्ली सातवाहना किंग्स अपीयर्ड इन महाराष्ट्र एंड लेटर इन आंध्रा। यानी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, शुरुआत हुई है बच्चों महाराष्ट्र से। तो ये वाला एरिया देखो ध्यान से, आज का जो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है ये तो यहां पर है ही, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो महाराष्ट्र तो सबसे पहले है। अब मैं आपको अगर प्रतिष्ठान मार करके बताऊं तो देखो बेटा ध्यान से, प्रतिष्ठान है यहां पर, जैसे देखो ध्यान से, ये यहां पर अजंता केव्स हैं, ये अजंता है, ये एलोरा है, मैं लिख देता हूं, ये अजंता गुफाएं हैं, ये एलोरा गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, और यहीं पर है भैया पैठन, यहीं पर है पैठन, मैं पी से लिख रहा हूं पैठन, ठीक है, अजंता एलोरा और पैठन। पैठन की लोकेशन सबको क्लियर है? सभी लोगों को बताओ, सभी लोगों को बताओ ये क्लियर है कि नहीं? पैठन की लोकेशन, प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र में कहां पर है? अजंता और एलोरा के पास, बेसिकली औरंगाबाद नाम की जगह है, औरंगाबाद सुना होगा महाराष्ट्र में तुमने, तो औरंगाबाद के पास है ये पैठन या प्रतिष्ठान, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और फिर तुम बोलोगे सर अमरावती कहां पर है, जो दूसरी राजधानी रही बाद में इनकी? तो बेटा ये देखो, ये है अमरावती, ये अमरावती है, ये है अमरावती, मैं ए एम लिख देता हूं, ए एम आर लिख देता हूं, अमरावती। तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ध्यान से देखो, पैठन से अमरावती, ये इतना डिस्टेंस, पिंक कलर से मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है पैठन और अमरावती के बीच में। शुरुआत में पैठन यानी प्रतिष्ठान रही है राजधानी, और बाद में अमरावती रही। तो महाराष्ट्र में शुरुआत हुई सातवाहन राजवंश की, और फिर इन्होंने आज का जो ये तेलंगाना वाला एरिया है इसको काबू में कर लिया, फिर आंध्र प्रदेश को काबू में कर लिया, इस तरह से इन्होंने इतने बड़े एरिया पर काबू किया। और बाद में तो बेटा, बाद में तो ये कुछ एरिया कर्नाटक का भी शामिल कर गए, ठीक है। इस तरह से ये था अपना सातवाहन राजवंश का एरिया, क्षेत्र है ये, एरिया है सातवाहन डायनेस्टी का। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, सभी लोग समझ में आया? सभी लोग रिस्पॉन्ड कर दिया करो भाई। चलो, तो ये हमारा एरिया हो गया, राजधानी हमने मार्क कर दी। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, राजा तो काफी हुए हैं, राजा तो काफी हुए हैं, पर काफी सारे बिना काम के हैं। तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट रहे, जो थोड़े इंपॉर्टेंट रहे वो मैंने लिस्ट में शामिल कर दिए। और लास्ट के जो 3 हैं, इनके बीच बीच में भी आते रहे राजा, पर ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले जो, अब देखो यहां से, सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की? हु डिड एस्टैब्लिश दी सातवाहन डायनेस्टी? किसने एस्टैब्लिश किया? सिमुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, सिमुक, ठीक है, किसने एस्टैब्लिश किया? सिमुक ने। और ऐसा माना जाता है कि 60 बीसीई में इसने स्थापना की थी, 60 बीसीई में इसने स्थापना की थी हमारे सातवाहन राजवंश की, ठीक है। जब ऊपर नॉर्थ इंडिया में कण्व थे, उस टाइम पर सिमुक ने 60 बीसीई में सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सिमुक क्या है? संस्थापक है इस वंश का, यानी कि फाउंडर है। चलो, सिमुक के बाद एक राजा हुआ सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी 1 है ना, सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी प्रथम। फिर एक राजा हुआ हल, ये भी बढ़िया राजा है, हल। तो सतकर्णी 1 हल। हालांकि इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना इनके बारे में है, इन 3 के बारे में। तो सिमुक जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सतकर्णी प्रथम, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ, उसके बाद हल हुआ, और सबसे फेमस राजा बेटा, सबसे फेमस राजा है ये गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक चीज और बताऊं तुम्हें,
ये सातवाहन डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी है, पहला ऐसा राजवंश है जिसने माता के नाम से अपने वंश को आगे बढ़ाया है। माता के नाम से अपने वंश को आगे बढ़ाया है। तो गौतमी पुत्र यानी गौतमी सतकर्णी की मदर थी, तो माता के नाम से वंश को आगे बढ़ाने वाला पहला राजवंश। अदरवाइज तो सारे के सारे डायनेस्टीज अपने पिता के नाम से चलते हैं। हमारी अपनी फैमिली पिता के नाम से चलती है, माता के नाम से नहीं चलती। पेट्रियार्कल सोसाइटी ना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है शुरुआत से ही। तो ध्यान से देखो। अच्छा सरोज, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूं। तो देखो ये सरोज पूछ रहा है कि सर ये टाइम पीरियड वाला समझ में नहीं आता। बेटा देखो आज जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2024, ठीक है। यहां मान लेते अब 2024 चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत तो जीरो से हुई है, तो ये जीरो है। तो आज जो हमारा मॉडर्न डे कैलेंडर है इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ग्रिगोरियन। और ये क्रिश्चियनिटी ने शुरू किया है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसी को वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में माना जाता है। तो जीरो से लेकर 2024 यानी जीरो वो पॉइंट है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उसे जीरो कहा जाता है। यानी आज के टाइम में जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए हुए 2024 साल हो गए। तो यह जब हम जीरो के बाद कोई भी ईयर लिखते हैं, मान लो 100, 200, तो इसके साथ में लगा देते हैं एडी, एना डोमिनी। एना डोमिनी अभी भी 2024 एडी चल रहा है, एना डोमिनी यानी जीसस के बर्थ के बाद, जीसस के जन्म के बाद, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, बेटा जो जीरो बीसी और जीरो एडी है वो सेम है, यही तो है जीरो, यही बीसी और यही एडी, और इसे बोलते हैं कॉमन एरा, क्योंकि यही जीरो बीसी है, यही जीरो एडी, इसे बोल दिया कॉमन एरा। इसे क्या बोल दिया? कॉमन एरा। और इससे पहले का जो टाइम पीरियड है, जीसस के पहले मान लो 100 साल पहले कोई काम हुआ है, तो कैसे ईयर को मेंशन करेंगे? 100 बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा ये, इससे पहले कोई काम हुआ है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले, कॉमन एरा से 100 साल पहले, कॉमन एरा से 200 साल पहले। समझ में आया सरोज? रिस्पॉन्ड कर बेटे। अयान क्लियर है? चलो, तो यहां पे हमें पता चल गया कि सिमुक जो है संस्थापक है और सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। ध्यान से देखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो 86 ईस्वी से रूल करता है 110 ईस्वी तक, ठीक है। 86 ईस्वी से रूल करता है 110 ईस्वी तक। पिंकू, अब आज के टाइम में ये सिस्टम जो है कैलेंडर का थोड़ा इजी है, कन्वीनियंट है, इसलिए आज के टाइम में ज्यादा लोग इसको मानते हैं, ठीक है। राधे राधे पीयूष। चलो बेटा ध्यान से देखो, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी वो राजा है जिसने अपनी मां के नाम से अपने वंश को आगे बढ़ाया, और उसके बाद के जो भी राजा हुए उन सब ने अपने माता का नाम अपने टाइटल में यूज किया, अपने नाम में इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखो, अच्छा देखो बेटा ध्यान से, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इसके बाद एक राजा हुआ वशिष्ठ पुत्र पुलमई। वशिष्ठ पुत्र पुलमई 110 से 138 यानी सतकर्णी के बाद पुलमई ने रूल किया, और उसके कुछ बीच में एक दो राजा आए, और उसके बाद आया लास्ट में यज्ञ श्री सतकर्णी 152 से 181 ईस्वी। तो ये तीन रूलर से जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, जल्दी देखो। सबसे पहले सिमुक के बारे में, सबसे पहले सिमुक के बारे में। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है, और ये हमें कहां से पता चला? ये हमें पता चला है नाने घाट शिलालेख से। नाने घाट शिलालेख। अब तुम बोलोगे सर ये नाने घाट शिलालेख कहां पर है? तो बेटा देखो, नाने घाट शिलालेख कहां पर है, ये अपना यहां पर देखो ध्यान से, ये अपना यहां पर मुंबई है। ध्यान से देखो बेटा, ये यहां पर मुंबई है आज के टाइम में। तो मुंबई से थोड़ा सा इधर दूरी पर देखो, ये ब्लू कलर से मैं यहां एनजी लिख देता हूं, एनजी, ये है नाने घाट नाम की जगह। मुंबई से थोड़ा सा पूर्व में यह है नाने घाट। तो नाने घाट में एक शिलालेख मिला है, ठीक है। नाने घाट में एक शिलालेख मिला है जो बताता है, नाने घाट इंस्क्रिप्शन बताता है कि फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। नाने घाट शिलालेख से हमें पता चला। और यह भी इसी शिलालेख में पता चला है कि जब
उनकी डेथ हो गई सिमुक की, तो सिमुक के बाद उसका भाई कान्हा यानी कि कृष्ण अगला राजा बना। अगला राजा कौन बना? कान्हा। यह भी नाने घाट शिलालेख से हमें पता चलता है। ठीक है, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस में से, निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख से पता चलता है कि सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक सिमुक था? तो याद रखना, नाने घाट, मुंबई से थोड़ा पूर्व में है, ईस्ट में है नाने घाट। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, इंडो आर्यन लैंग्वेज में, इंडो आर्यन लैंग्वेज जिसमें प्राकृत भी शामिल थी, तो ये मान के चलो इंडो आर्यन प्लस प्राकृत लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं। ठीक है, नाने घाट। अब देखो बेटा, तो सिमुक के बाद उसका भाई कान्हा बैठा है गद्दी पर, यह नाने घाट शिलालेख में लिखा हुआ है। यह है नाने घाट शिलालेख। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो यह है, देखो चट्टान पर लिखा गया इतना लंबा शिलालेख, नाने घाट शिलालेख। ठीक है भाई, रश्मि क्वेश्चन बैंक हाफ एन आवर में आ रहा है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके हर एक दिन अपलोड किया जाएगा, टीम को थोड़ी दिक्कत आ रही है एक साथ अपलोड करने में। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी का है, ये अभी भी अवेलेबल है वहां पर नाने घाट में। ये इंस्क्रिप्शन इसी में लिखा हुआ है कि सिमुक जो है वो सातवाहन राजवंश का संस्थापक है और उसके मरने के बाद उसका भाई कान्हा जो है गद्दी पर बैठा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओशेक, आज पीडीएफ मिल रही है बेटा, आधे घंटे में चेक कर लेना। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में जाना और वहां पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक की। अच्छा, वो वाली पीडीएफ, ठीक है, वो मैंने गौरव को बोल दिया है, गौरव अपलोड कर देगा। ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं और नॉर्मल पीडीएफ की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, आधे घंटे में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। चलो बेटा देखो, ये है नाने घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, देखो लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास जो है, जैसे डिकोडर्स होते हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ने का एक्सपीरियंस लेके आ रखे हैं या उन्होंने सीखी वो लैंग्वेजेस, वो स्क्रिप्ट पढ़ना सीखी है उन्होंने। ठीक है, तो वो आराम से आइडिया लगा लेते हैं। और दूसरी बात, दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये सेम चीजों का ट्रांसलेशन होता है कहीं ना कहीं, तो वहां से भी आइडिया मिल जाता है। अब देखो, ये है वो नाने घाट नाम की जगह, ध्यान से देखो, मैंने बोला था ना मुंबई के ईस्ट में ये है वो नाने घाट। यहां पर है वो इंस्क्रिप्शन जो अभी देख रहे थे हम। तो मुंबई के ईस्ट में, मुंबई के ईस्ट में, बिल्कुल मुंबई के पास नहीं है, मुंबई के थोड़ा ईस्ट में है, और ये वो जगह है, देखो ये है नाने घाट। बिल्कुल बिल्कुल, ये है नाने घाट। हाइट से कितना जबरदस्त लग रहा है, देख रहे हो, लौंडा भी यहां पे नजारे ले रहा है। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम, देखो बेटा ध्यान से, वो जो मैंने बताया था ना, मैंने तुम्हें बताया था गौतमी पुत्र शतकर्णी नहीं है, ये सिमुक के बाद का जो शतकर्णी है, ये वाला देखो, इस वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं। सिमुक हो गया, अभी शतकर्णी प्रथम, और उसके बाद ये गौतमी पुत्र शतकर्णी पे आएंगे हम लोग। इसके बारे में क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, डिस्क्राइब्ड एज दक्षिण पथपति इन द नाने घाट इंस्क्रिप्शन विच वॉज रिटन बाय हिज वाइफ नयानिका। और एक चीज और, नयानिका का नाम एक दूसरा नाम भी था, नागनिका। नागनिका, नागनिका कहो या नयानिका कहो, एक ही बात है। ठीक है, दो दो नाम मिलते हैं इनके, नयानिका या फिर नागनिका। तो ये जो शतकर्णी प्रथम है ना, शतकर्णी फर्स्ट, इसी की वाइफ ने ये नाने घाट इंस्क्रिप्शन लिखा है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसमें सिमुक के बारे में, कान्हा के बारे में लिखा हुआ है। तो इसी की वाइफ ने, शतकर्णी प्रथम की वाइफ ने ही ये नाने घाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। तो इसमें नाने घाट शिलालेख में शतकर्णी प्रथम को क्या बोला है, दक्षिणा पथपति, दक्षिणा पथपति, दक्षिणा पथपति। नागनिका या नयानिका ने अपने पति के बारे में लिखा है नाने घाट इंस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा, चलो अंकुश, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर वाला है वही नियम आता है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, तो ये हो गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, सिमुक के बाद कान्हा था, पर कान्हा इंपॉर्टेंट नहीं है, कान्हा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं है, लिस्ट तो साला 17-18 रूलर्स की है,
मैं तो 5-6 लेके आया हूं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। 17-18 रूलर्स ना वो काम के हैं, और ना पढ़ोगे भी तो याद नहीं होंगे, और ना क्वेश्चन बनेंगे, तो क्या फायदा उनको पढ़ने का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये हमें पता चल गया कि भाई सतकर्णी प्रथम को दक्षिणापथपति बोलते हैं, और ये बोला है उसकी अपनी वाइफ नयनिका या नागनिका ने नाने घाट इंस्क्रिप्शन में। कहां पर? नाने घाट इंस्क्रिप्शन में, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इस बंदे का जो डिस्क्रिप्शन है सिर्फ इसकी वाइफ ने अपने इंस्क्रिप्शन में नहीं दिया, इस बंदे का डिस्क्रिप्शन इसके बारे में उड़ीसा के राजा खारवेल, उड़ीसा का राजा था खारवेल, ठीक है। उड़ीसा का राजा कौन था? खारवेल। तो खारवेल ने भी इसके बारे में बताया। खारवेल उड़ीसा का राजा था। उड़ीसा का राजा था खारवेल। इसने भुवनेश्वर में इसने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो खारवेल का है, उड़ीसा के राजा का है, उसमें भी इसने भी इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के हैं दोनों। तो अब जैसे मान लो एक टाइम के, तो मान लो आज के टाइम में हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते हैं, आमिर खान को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, अक्षय कुमार को जानते हैं, है ना। उस टाइम पर खारवेल जो उड़ीसा का राजा है वो सातकर्णी प्रथम को जानता है, दोनों एक टाइम के हैं, समकालीन है, कंटेम्परेरी हैं। तो अपने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी सातकर्णी प्रथम के बारे में खारवेल ने लिखा है। तो एक तो इसकी वाइफ के इंस्क्रिप्शन में पता चल गया इसके बारे में, दूसरा खारवेल जो उड़ीसा का राजा है उसके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में पता चल गया इसके बारे में। और इसके बारे में ये लिखा गया है कि इसने शुंगों से पश्चिमी मालवा जीत लिया। शुंग पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल करते थे, जिस टाइम पर वो खत्म होने को हैं उस टाइम पर ये आए हैं सातवाहन। तो इन्होंने शुंगों से, पुष्यमित्र शुंग के वंश से मालवा जीत लिया। और पश्चिमी मालवा का मतलब है बेटा, मालवा का मतलब है आज का मध्य प्रदेश वाला एरिया। पश्चिमी मालवा का मतलब ये देखो, ये है पश्चिमी मालवा, ये इंदौर और उज्जैन वाला एरिया, ये है पश्चिमी मालवा। कौन सा एरिया है ये? पश्चिमी मालवा, वेस्टर्न मालवा। तो पश्चिमी मालवा सातकर्णी प्रथम ने जीत लिया शुंगों से, ठीक है। चलो, तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में। बिल्कुल, देखो इंस्क्रिप्शन लिखने का रीजन ये होता था, पर्पस ये होता था कि आने वाली जनरेशंस जो हैं हमारे इतिहास को जान पाए, हमारे बारे में जान पाए। आज के टाइम में, अब देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे हर चीज अपलोड हो जाती है, तो हमें इंस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा आने वाली जनरेशंस के पास होगा ऑलरेडी। उन्हें अब जो, जैसे मान लो हमारे पोते परपोते जितने भी आगे की जनरेशंस होगी, वो हमें ऐसे देख पाएंगे, हमारी वीडियोस, हमारे फोटोज, हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारी उनके पास होगी ऑलरेडी। समझ में आ रहा है भाई? उस टाइम पे नहीं होता थी टेक्नोलॉजी, तो वो चट्टानों पे लिखवा दिया करते थे, अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखवानी थी चट्टानों पे लिखवा दिया करते थे। ये देखो भाई, ये है हाथी गुम्फा जहां पर ये खारवेल ने इसके बारे में लिखवाया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसी गुफा के अंदर है। ध्यान से देखो, ओडिशा में है ये हाथी गुम्फा। देख रहे हो भाई किस तरह, देखो चट्टानों को काट पीट कर गुफाएं बनाई हुई है, मस्त एकदम। बेटा इंटरनेट तो रहेगा, इंटरनेट से भी बढ़ के कुछ आ जाएगा आने वाले टाइम में, तो ठीक है। तो ये देखो, ये है हाथी गुम्फा जहां पे अभिलेख लिखा है खारवेल ने, और उसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है बेटा। अभी टीम की तरफ से खबर आई है कि पीडीएफ जो है अपलोड हो रही है, ठीक है। देख लेना थोड़ी देर, आधे घंटे बाद देख लेना जब क्लास ओवर हो जाए तो। चलो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो गया हाथी गुम्फा। अब बात करते हैं हल के बारे में। तो हल के बारे में यहां पे 2-3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। हल के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं भाई। मत्स्य पुराण, मैंने तुम्हें बोला कि पुराणों में 18 पुराण हैं, उनमें से एक है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के 17वें राजा, 17th राजा के रूप में उल्लेख किया गया है हल का। इसको यहां पे हाला लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन ऐसे होगा, हल।
तो हल जो है सतकर्णी प्रथम के बाद एक दो रूलर्स और आए, उसके बाद ये आया, तो इसे 17वें राजा के तौर पे, अब तुम देखो हमने तो इसे तीसरे नंबर पे जगह दी है, हिस्ट्री में तीसरे नंबर पे जगह दी है, जबकि ये 17वां रूलर है, यानी सिमुक के बाद ये 17th है, और हमने यहां पे तीसरे नंबर पे रखा है इसे। समझ रहे हो भाई लोग? अरे वो पिंकू बाबू वो हाथी के शेप का है, अगर पूरी उस गुफा को देखोगे ना दूर से तो ऐसा लगता है कि हाथी जैसा दिखता है वो। ठीक है, ससुरे बोल रहे हाथी नहीं दिख रहा है। ठीक है देखो ध्यान से, हेलो, नाम में हाथी, इसका मतलब थोड़ी हाथी दिखेगा। गुड इवनिंग प्रदोष। चलो ध्यान से, गुफा को जब दूर से देखते हैं तो वो हाथी जैसी नजर आती है। देखो भाई ध्यान से, अब मेरा नाम भवानी, तुम बोलोगे सर भवानी माता नहीं दिख रही हैं, कहां है भवानी माता, आप तो आदमी लग रहे हो। ससुरे कैसी बातें करते हो तुम। देखो इधर पे, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के 17वें शासक के रूप में उल्लेख किया गया, तो याद रखना, हल वॉज मेंशन्ड इन मत्स्य पुराण एज द 17th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, ध्यान से देखो लिटरेचर। अब एक चीज देखो, इसके टाइम पर एक ग्रंथ लिखा गया है, एक ग्रंथ लिखा गया है इसके टाइम पर, ध्यान से देखो, कंपाइल्ड द गाथा सत्यसई। ये देखो बेटा, ये याद रखना, इसके टाइम पर कविताओं का एक संग्रह है, पोएम्स का एक कंपाइलेशन है, कई सारी पोएम्स का एक ग्रुप है जो इसके टाइम पर लिखा गया, उसे बोलते हैं गाथा सत्तासाई। गाथा सत्तासाई, याद रखना, कविताओं का संग्रह है गाथा सत्तासाई, याद रखना, पोएम्स का कंपाइलेशन। ठीक है, द गाथा सत्तासाई, तो किसके टाइम का है, हल के टाइम का। और एक चीज और, इसके टाइम पर एक राइटर भी था, काफी विद्वान राइटर था, उसका नाम है गुणाढ़। गुणाढ़ जो राइटर है, वो इसी के टाइम पर था, गुणाढ़ राइटर इसी के नाम पर था, उसने बृहत कथा लिखी है। बृहत कथा किसने लिखी है, गुणाढ़ ने, और गुणाढ़ हल के टाइम पर, सातवाहन राजा हल के टाइम पर था। तो याद रखो, ये देखो दो लिटरेचर इंपॉर्टेंट है हल के टाइम पे, गाथा सत्यसई कविताओं का ग्रुप है, कविताओं का संग्रह है, और गुणाढ़ नाम का लेखक इसके दरबार में था जिसने बृहत कथा लिखी है, तो बृहत कथा लिखी है गुणाढ़ ने। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूं, कुछ फालतू चीजें नहीं लेके आया हूं, लड़ाइयां वड़ाइयां ज्यादा हुई नहीं तो इसलिए वो शामिल करने का कोई मतलब नहीं। अब आ जाता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी जिसने पहली बार अपने माता के नाम पर अपने वंश को चलाने की कोशिश की, और इसने वो कोशिश जो है सफलतापूर्वक बढ़िया कर भी ली। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी 86 से 110 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब इसके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो, बिल्कुल एडी में आ गए हैं। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, डिस्क्राइब्ड एज एक ब्राह्मण, क्या बोला गया ऐसे, एक ब्राह्मण, ये देखो, डिस्क्राइब्ड एज एक ब्राह्मण इन नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक और नाने घाट इंस्क्रिप्शन में इसे एक ब्राह्मण के तौर पर डिस्क्राइब किया है, एक ब्राह्मण। तो नासिक में और नाने घाट शिलालेखों में इसे एक ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया, और किसने किया है, इसकी अपनी मां गौतमी बालाश्री। पूरा नाम क्या है माता का, गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री का इंस्क्रिप्शन है जो इन्होंने लिखवाया था अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के बारे में गौतमी बालाश्री ने लिखवाया कि भाई नासिक इंस्क्रिप्शन तो इनकी माता का है। नाने घाट तुम्हें मालूम है वो शतकर्णी प्रथम, शतकर्णी जो वन है, ठीक है, तो वो है नागनिका का या नयानिका का, उसकी वाइफ का। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आने वाली जनरेशन के बारे में पहले लिखवा दिया जाए। तो सेम नाने घाट इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी किया गया है, यानी इसी के पूर्वजों का है नाने घाट शिलालेख, तो उसमें अपने बारे में भी इसने लिखवाया है। देखो बाकी नासिक वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो इसकी मदर ने लिखवाया, गौतमी बालाश्री। तो नाने घाट में और नासिक इंस्क्रिप्शन में इसको बोला गया है एक ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणवाद को बहुत फॉलो किया इसने,
यानी कि इसने ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मणिकल रिलीजन को ज्यादा फॉलो किया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है। सरोज बेटा, वो महाप्रजापति गौतमी, गौतमी सरनेम था, वो सरनेम था, यहां नाम है। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे कंफ्यूज मत हो। नाम एक इंसान के कई हो सकते हैं और कई इंसानों का एक हो सकता है, तो अलग अलग टाइम पीरियड के लोग हैं। ध्यान से देखो, तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो इसकी मदर का है, गौतमी बालाश्री का, उसमें इसे एक ब्राह्मण, और नाने घाट जो इसके पूर्वजों का है, उसमें भी इसके बारे में एक ब्राह्मण के तौर पे लिखा गया है। नासिक शिलालेख में, ध्यान से सुनो, नासिक शिलालेख में इसी के मदर का जो शिलालेख है उसमें इसे बोला है क्षत्रिय दर्प मर्दन। थोड़ा नाम अजीब से है, पर एक दो बार याद करोगे तो हो जाएगा। क्षत्रिय दर्प मर्दन, क्षत्रिय दर्प मर्दन, इसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण है। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि खुद ब्राह्मण है तो क्षत्रियों का इसने गर्व जो है, घमंड जो है, तोड़ा है, तो इसको बोला जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, क्षत्रियों के गौरव का, क्षत्रियों के घमंड का नाश करने वाला। ठीक है, क्षत्रिय दर्प मर्दन, क्षत्रिय दर्प मर्दन यानी क्षत्रियों के गौरव को खंडित करने वाला है, नाश करने वाला है ये बंदा। ठीक है भाई, तो ये देखो, हमें पता चल गया गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में कि इसकी मदर जो है वो गौतमी बालाश्री हैं। उन्होंने एक नासिक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था और उसमें अपने बेटे को एक ब्राह्मण बोला है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। और नासिक इंस्क्रिप्शन में ही, मदर के इंस्क्रिप्शन में ही इसके बारे में ये बोला गया है कि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला है, क्षत्रियों के गौरव का नाश करने वाला है, इसलिए इसे बोला गया है क्षत्रिय दर्प मर्दन, क्षत्रिय दर्प मर्दन, याद रखना। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नाश किया शक डायनेस्टी का, पल्लवों का और यवनों का। ठीक है, तो याद रखो, ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, पल्लवास एंड यवन्स। तो शकों का, पल्लवों का और यवनों का विनाशक के रूप में जाना जाता है ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल, उसने भी क्षत्रियों का नाश किया था, महापद्मनंद ने, उसे भी शत्रांक, उसे बोलते थे शत्रांकक। ठीक है, शत्रांतक बोलते थे उसे, क्योंकि उसने भी क्षत्रियों का नाश किया था, शत्रांतक। तो ये देखो, इसने भी क्षत्रियों की ऐसी तैसी की है, तो क्षत्रिय दर्प मर्दन। उसके बाद देखो, इसी के बारे में आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्योंकि ये ब्राह्मणवाद को मानता था, ब्राह्मणिज्म को मानता था, ब्राह्मणों की काफी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए देखो ब्राह्मणों को संरक्षण दिया है, पेट्रनेज टू ब्राह्मण्स। ही पेट्रनाइज्ड ब्राह्मणिज्म बट ही ऑल्सो डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट मंक्स। कार्ले इंस्क्रिप्शन मेंशंस द ग्रांट ऑफ अ विलेज बाय हिम टू द बुद्धिस्ट मंक्स। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला कि भाई ये खुद ब्राह्मणिज्म को मानता था, खुद ब्राह्मण था, इसीलिए इसने ब्राह्मणवाद को कंजर्व भी किया, प्रोटेक्ट भी किया कि भाई ब्राह्मणिज्म चलता रहे आगे तक, ब्राह्मण जो धर्म है, ब्राह्मणिज्म जो प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहे आगे तक। तो इसने ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया। पर साथ ही साथ ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों के प्रति बहुत कठोर था। ठीक है भाई, बिल्कुल कीर्ति, उस टाइम पर बात थी जमीन की, तो जमीन लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे का नाश करते रहते थे। ठीक है, वही बिल्कुल अयान जो गुप्ता की बीवी मांग रहा था, वही है शका। ससुरो कैसे कैसे याद किया हुआ है, बोला गुप्ता की बीवी मांग रहा था। देखो भाई ध्यान से, तो ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, पर साथ ही साथ क्योंकि ये दूसरे धर्मों के टूवर्ड्स भी टॉलरेंट था, सहिष्णु था, तो इस चक्कर में इसने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान में दी थी, जमीन दान में दी। और ये जो कार्ले केव्स, कार्ले कहो या कार्ला, ठीक है, कार्ला कहो या कार्ले कहो, कार्ले शिलालेख, कार्ले गुफाएं हैं, कार्ले गुफाओं में उसके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को एक गांव देने का उल्लेख है। तो भाई ब्राह्मणवाद को मानता है, नो डाउट, क्षत्रियों का नाश किया है, नो डाउट, पर साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी इसने पनपने दिया है। बौद्ध धर्म के जो साधु संत रहे, भिक्षु रहे, उनको जमीन दान में दी, और ये जमीन दान में दी, गांव दान में दिया। ये सब कहां लिखा हुआ है? कार्ले केव्स की या कार्ला गुफाओं की शिलालेख में, चट्टानों में। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कैसी दिखती हैं वो। ध्यान से देखो बेटा,
अब अगर इसके साम्राज्य के विस्तार की बात करें कि इसके टाइम पर सातवाहन राजवंश कहां तक फैल गया था, कहां तक स्प्रेड हो गया था, तो बेटा साम्राज्य का विस्तार, इसका एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर फ्रॉम मालवा एंड सौराष्ट्र इन द नॉर्थ टू कृष्णा रिवर इन द साउथ एंड फ्रॉम कोंकण इन द वेस्ट टू विदर्भा इन द ईस्ट। अब देखो ध्यान से, साम्राज्य का विस्तार उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक। पहले मार्क करते हैं, मैप हम एक ही लगाए हैं, गलती कर गए। ये देखो बेटा, ये मालवा, ये गुजरात में सौराष्ट्र, तो यहां से लेकर, अगर मैं इसको मार्क करता हूं पिंक कलर से, यहां से लेकर पूरा कृष्णा नदी तक, और ये कृष्णा नदी का एरिया। आने वाले राजाओं ने इसे और नीचे तक फैला दिया, पर इसने यहां से लेके यहां तक फैलाया, और उसके बाद कोंकण से लेके विदर्भ, यानी ये एक तरीके से यहां तक मान लो तुम। तो ये जो पूरा एरिया है पिंक लाइंस के आसपास, ये पूरा शातकर्णी प्रथम ने ही इसको बसाया है। चलो, तो ये यहां पर हमने देख लिया कहां से कहां तक इसका एक्सपेंशन, कार्ला गुफाओं में पता चला है। ये देखो बेटा, कार्ला गुफाओं में इंस्क्रिप्शन, कार्ला गुफाओं में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि नहीं, देखो ये लिखा हुआ, गुफा के अंदर ये एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अभिलेख लिखा हुआ है पत्थर पे, ठीक है, ये है कार्ला। अब तुम बोलोगे सर कार्ला गुफा कहां पर है, तो बेटा देखो, अगर इस तरह से मैप है, मान लो ये मैप है महाराष्ट्र का, पिंक की जगह व्हाइट कलर यूज, मान लो ये महाराष्ट्र का मैप है, ये महाराष्ट्र का मैप है, तो इसमें यहां पर तो है मुंबई, यहां पर तो मुंबई है, मुंबई के यहां पर है नाने घाट, मैंने बताया था नाने घाट, और यहां पर है कार्ला केव्स, कार्ला, ठीक है, ऊपर नाने घाट नीचे कार्ला, तो ये कार्ला केव्स हैं। और ये देखो ऐसी दिखती हैं कार्ला केव्स, कार्ला गुफाएं ऐसी दिखती हैं, देखो चट्टान को काट के क्या मस्त एकदम महल टाइप बनाया हुआ है। ये देखो ससुरा कहां चढ़ा हुआ है, मरेगा ससुरा यहीं से कूद के, देखो भाई ध्यान से, ये है कार्ला केव्स। अबे खुशी बाबू काहे पढ़ना है तुमको, वो दूसरी लैंग्वेज में है, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। जो दूसरे लोग हैं पढ़ने वाले समझने वाले, उनका काम है, उन्होंने हमें बता दिया कि ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई, ये है वो कार्ला गुफा जिसके अंदर ये इंस्क्रिप्शन है, समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में यहां पर एक दो पॉइंट्स और हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। उसने पूरे दक्कन पर कब्जा कर लिया, है ना भाई, पूरा दक्कन यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला एरिया, सब पर कब्जा कर लिया इस शातकर्णी ने, गौतमी पुत्र शातकर्णी। मैंने बोला ना सबसे पावरफुल रूलर था ये। सातवाहन डायनेस्टी में कुछ याद रखो ना रखो, दो रूलर्स के नाम याद रखना, सिमुक जो संस्थापक है, और जो सबसे महान राजा है वो है गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, उसने पूरे दक्कन पर कब्जा कर लिया। ही कैप्चर्ड द होल ऑफ डेक्कन एंड एक्सपैंडेड हिज एम्पायर। हिज विक्ट्री ओवर नाहपन द रूलर ऑफ मालवा वॉज रिमार्केबल। उसने पूरे दक्कन पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा का राजा, मैंने बताया था ना, मालवा वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न एमपी को बोल रहे हैं मालवा। आज का जो वेस्टर्न एमपी है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, उसको बोल रहे हैं मालवा। तो मालवा का राजा था नहपाण। कौन है? नहपाण, ठीक है, नहपाण। उस पर इसने जीत हासिल की, नहपाण को हराया, मालवा के राजा को हराया, मालवा को काबू में कर लिया इसने पूरी तरह से। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दामन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखो। रुद्र दामन, ये रुद्र दामन जो है शाका राजा है। शक डायनेस्टी याद है भाई, शक डायनेस्टी, गुप्ता की बीवी सालो ठीक है, उसी डायनेस्टी का वंशज है, उसी डायनेस्टी का राजा है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गुजरात में ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये देखो,
गुजरात में ये वाला जो एरिया यहां पर है जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ ये जगह है। तो यहां से इंस्क्रिप्शन मिला है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दामन वन, रुद्र दामन वन का जूनागढ़ शिलालेख मिला है। और उसमें पता चला कि ही वॉज डिफीटेड बाई करदमक रूलर रुद्र दामन वन, द वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, शक डायनेस्टी का राजा है। अब यहां पर गौतमीपुत्र शातकर्णी हार गया है। रुद्र दामन वन ने अपना जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया है ना, और इसको बोला जा रहा है रुद्र दामन वन को करदमक शासक, मतलब शक डायनेस्टी का दूसरा नाम है करदमक, ठीक है। तो शक शासक यानी करदमक शासक रुद्र दामन प्रथम से यह पराजित हुआ है, हारा है। याद रखना, गौतमीपुत्र शातकर्णी को किसने हराया? रुद्र दामन वन ने। और ये कहां से पता चला? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। और ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, आने वाले सिचुएशन में देखोगे, आने वाली स्लाइड में देखोगे। वहीं एक सेकंड, जूनागढ़ ये रहा, देखो यहां पर देखो, ये एक मोटी सी चट्टान है भाई, एक गोल सी चट्टान है, उस पर ये इतना बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मोटी सी चट्टान है, उस पर ये इंस्क्रिप्शन है। ध्यान से देखो बेटा, वेरी गुड अंकुश। तो ये जूनागढ़ में यहां पर देखो, ये पूरा इंस्क्रिप्शन है। तो हमें पता चल रहा है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से कि रुद्र दामन वन ने शातकर्णी को हराया था। फिर देखो, अब अगला राजा कौन है शातकर्णी के बाद? वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। वशिष्ठ पुत्र पुलमयी जो शातकर्णी के तुरंत बाद राजा बना। इसके बारे में कहां से पता चल रहा है? कार्ला केव्स इंस्क्रिप्शंस हैज मेंशन्ड हिम, हिज मैरिज विद द डॉटर ऑफ रुद्र दामन वन इज मेंशन्ड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। ई का खेला हुआ भाई, ध्यान से देखो, कार्ला गुफाओं के शिलालेखों में इसका उल्लेख है। समझ में आ गया भाई? कार्ला गुफा तुम्हें पता चल गया ना, कार्ला गुफा कौन सी है? ये देखो, ये कार्ला गुफा। तो कार्ला गुफा में जो इंस्क्रिप्शन से अभिलेख हैं, उससे इसके बारे में पता चलता है शातकर्णी का बेटा है ये, ठीक है। कार्ला गुफाओं से पता चलता है कि इसके बारे में ये राजा बना है शातकर्णी के बाद। पर जूनागढ़ शिलालेख में पता चला है कि रुद्र दामन वन की बेटी के साथ इसकी शादी हुई है। मतलब दोनों के बाप लड़े भाई, लड़की का बाप भी लड़ा, लड़के का बाप भी लड़ा आपस में, बाद में शादी करवा दी बेटा बेटी की। समझ रहे हो? बाद में शादी करवा दी, बिल्कुल ध्यान से देखो। ओए क्लास रुक तो नहीं रही हो तुम लोग? बीच में क्या बातें कर रहे हो सब? नहीं, क्लास कहीं नहीं रुक रही है, सब ठीक है। हाँ ससुरो, ये सब बातें नहीं किया करो। देखो, कार्ला गुफाओं से एक तो इस राजा के बारे में पता चला, और जूनागढ़ शिलालेख में हमें पता चला है कि इन बच्चों के बाप लड़े, बाद में इन्हों की शादी करवा दी उन्होंने, ठीक है। यानी बापों ने पहले लड़ाई की, फिर दोस्त बन गए, फिर रिश्तेदार बन गए, समधी बन गए बाद में, बिल्कुल संबंध बना लिया है। तो याद रखना, रुद्र दामन की बेटी से इसकी शादी हुई है, जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। और जूनागढ़ शिलालेख तुम्हें मालूम है, यह है जूनागढ़ शिलालेख, यहां पर ये वाला। कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? इसने क्या सातवाहन राजवंश में इसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? ही एक्सटेंडेड हिज रेन अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर एंड इश्यूड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ शिप्स इंस्क्राइब्ड ऑन देम। इसने क्या किया? कृष्णा नदी जहां पे एंड होती है बंगाल की खाड़ी में, वहां तक इसने एम्पायर को बढ़ा लिया, यानी पूरा आंध्र प्रदेश कवर कर लिया इसने, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, पहले से हम जानते कि आंध्र प्रदेश में इनका शासन था। तो अपने शासन को कृष्णा नदी के मुहाने तक बढ़ाया, और जहाजों के चित्र वाले सिक्के जारी किए, यानी ऐसे कॉइन्स इश्यू किए जहां पर ये शिप्स बने हुए हैं, ठीक है। देन ही रिपेयर्ड द ओल्ड अमरावती स्तूप। अमरावती में जो मैंने बताया था, पैठन से थोड़ी दूरी पर अमरावती है, महाराष्ट्र में। अमरावती के स्तूप को, सफेद कलर का स्तूप है वो, सफेद कलर का स्तूप है, अमरावती के स्तूप को
इसने रिपेयर करवाया, इसने रिपेयर करवाया। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया यहां पर। और अब एक लास्ट रूलर है यज्ञ या यज्ञ श्री शतकर्णी। यज्ञ श्री शतकर्णी, इसके बारे में कहां से पता चला? कन्हेरी गुफाओं से। कन्हेरी गुफाओं में जो शिलालेख हैं उससे पता चलता है कि यह भी कोई राजा था और आखिरी राजा था। और इसने देखो कोंकण को और मालवा को शाका रूलर से जीता है। मतलब कभी इन्होंने एरिया जीत लिया, कभी दूसरों ने जीत लिया, फिर इन्होंने जीत लिया, फिर दूसरों ने जीत लिया। मतलब वो एरियाज का लेना देना लगा रहा। तो साम्राज्य का विस्तार, शक शासकों से कोंकण और मालवा को जीत लिया। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ श्री शतकर्णी के बारे में जो लास्ट रूलर है उसके बारे में कहां से पता चला? कन्हेरी गुफाओं के बारे में। कन्हेरी गुफाओं से देखो, जैसे ये अपना ये मुंबई है, इधर पे है ना, ये मुंबई है। इधर मैंने बताया नाने घाट, इधर मैंने बताया कार्ला, कार्ला गुफाएं। और बेटा यहां पर है कन्हेरी, मुंबई के पास, बिल्कुल मुंबई के पास यहां पर है कन्हेरी गुफाएं। कन्हेरी कहां पर है? बिल्कुल मुंबई के पास। ठीक है, और ये कैसी दिखती है देखो, ये है कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा, ये देखो, ये है कन्हेरी गुफा मुंबई के पास। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। बिल्कुल, कन्हेरी मुंबई के पास, तो इस तरह की गुफा है, बिल्कुल मुंबई के जस्ट बगल में। ठीक है भाई, कितनी बढ़िया गुफा है, देख रहे हो? चट्टानों को काट के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए ना इन्होंने, अंदर तो बहुत ज्यादा डीप और बढ़िया स्ट्रक्चर्स बनाए इन्होंने। चलो, तो आज का हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। और थोड़ी देर में मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूं पीडीएफ आ गई है कि नहीं। वैसे टीम का मैसेज आ गया था मेरे पास, तुम्हारे पास भी आधे घंटे में या 15-20 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, वहां से अपलोड कर लेना, हर दिन एक चैप्टर की अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लव यू प्रदोष, लव यू बच्चे।